नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के क्लास में। और आज के क्लास में हम समझेंगे बीपीएससी मेंस के जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के पेपर 2 के डिटेल सिलेबस के बारे में। इस संबंध में जीएस पेपर 1 का पहला वीडियो जारी हो चुका है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसे भी देखना ना भूलेंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया है, फर्स्ट वीडियो में बताया है कि ये डिटेल सिलेबस पर परिचर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि बीपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है उसमें मोटे तौर पर बहुत संक्षिप्त में लिखा हुआ रहता है, जिससे विद्यार्थियों को ये पता नहीं चल पाता है कि अगर बीपीएससी मेंस में जीएस की तैयारी करना है पेपर 1 या पेपर 2 का, तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। चूँकि बीपीएससी के जो सिलेबस होते हैं तो कोई एक किताब से कवर तो होगा नहीं, इसके लिए कई सारे बुक्स पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से बुक्स के कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, इस पूरे सिलेबस पर परिचर्चा के बाद इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। विद्यार्थियों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी का जो जीएस का जो दायरा है वो कितना लंबा चौड़ा है और कहाँ तक हमें पढ़नी चाहिए। कई बार होते हैं कि हम कई ऐसे चीज़ों को भी पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता है। उससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता है, परंतु एग्ज़ाम को क्रैक करने में उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो जीएस पेपर 2 के विस्तृत सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले आप सबों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम समझते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 के विस्तृत सिलेबस को। इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर 2 के विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में सामान्य अध्ययन के प्रथम पेपर पर विस्तृत चर्चा की गई है और इसी कड़ी में ये दूसरे वीडियो में हम जनरल स्टडीज पेपर 2 जो कि बीपीएससी मेंस में जनरल स्टडीज के जो 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर में से पहला पेपर हो गया है और दूसरा पेपर पर हम डिटेल्ड डिस्कशन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम पत्र की तरह द्वितीय पत्र में भी इसके भी 3 भाग होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जो भारतीय राज्य व्यवस्था है यानी इंडियन पॉलिटी सिस्टम, उससे 38 नंबर के 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसकी कुल अंक 114 होता है। और सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो इसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था, भूगोल एंड अर्थव्यवस्था के मिले जुले प्रश्न होते हैं। इसमें भी 3 प्रश्न लिखना होता है, 114 नंबर टोटल। और तीसरा जो होता है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु 2 का सवाल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है और 36 नंबर करके होता है। इस तरह से ये टोटल 72 होता है। तो 114 और यहाँ पर 72, तो कुल मिला के 300 नंबर का जीएस पेपर 2 भी, जीएस पेपर 2 भी 300 नंबर का होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 वो भारतीय राज्य व्यवस्था का है और भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कुल इसमें 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं, अमूमन 4 प्रश्न रहते हैं, जिनमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक के लिए 38 अंक निर्धारित होते हैं। और इस सेक्शन में आप 114 अंकों के प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, जिनमें से अधिकतम आप जितना प्राप्त कर सकें। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को भी कई टॉपिक में हम बांट सकते हैं। बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पिछले 40-45 वर्षों से पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस देखने के बाद ये पता चला कि भारतीय राज्य व्यवस्था जो है उसमें खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी शासन प्रणाली के बारे में सवाल पूछा जाता है। एंटायर जो पॉलिटिकल साइंस है उससे ना सवाल पूछकर ये खास करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फेडरल नेचर के जो क्वेश्चन होते हैं, भारत और चूंकि भारत का संविधान वो केंद्र और राज्यों का एक ही
एकीकृत संविधान है, तो यहाँ पर जहाँ भी फेडरलिज्म का स्कोप होता है, जहाँ भी फेडरल नेचर होता है यानी संघीय ढांचा, तो वहाँ से प्रश्न अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक डिसाइड किया गया है। तो इसके प्रथम चैप्टर के रूप में हम देखेंगे संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ से अमूमन जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषता, उनका निर्माण, उसमें किस प्रकार से संशोधन हो सकता है, उसकी प्रस्तावना और संविधान की जो मूल संरचना है, ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। यानी एक तरह से जो संविधान का, भारतीय संविधान का जो परिचयात्मक सेशन होता है, जो हम भारतीय संविधान से रूबरू होते हैं, भारतीय संविधान से हम परिचय प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो प्रारंभ में देखिए संविधान और संविधानवाद में भी कुछ सब टॉपिक हैं, जिसमें कि भारतीय संविधान का निर्माण। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और संविधान सभा में लगभग 3 वर्षों का जो संविधान निर्माण हुआ, तो ये महज 3 वर्षों से नहीं बल्कि अंग्रेजी काल में जो भी संवैधानिक विकास हुआ है उसकी भी परिणति थी। तो संविधान निर्माण जो संविधान सभा द्वारा किया गया है उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि कहा जाता है 1935 के अधिनियम का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त कई देशों के अच्छी विशेषताओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय संविधान की निर्माण और उसकी संविधान सभा द्वारा जो भी कुछ कार्रवाई की गई है उसके बारे में एक झलक हमें जानना चाहिए, हमारे नज़रों के सामने होना चाहिए, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसका हम सहज से जवाब दे सकें। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, तो संविधान की विशेषताएं और संविधान की प्रकृति। तो क्या विशेषताएं हैं संविधान के, कुल मिला के जो साइलेंट फीचर हैं, जो कुछ संविधान को पढ़ने के बाद हमें एक झलक दिखाई पड़ता है, और संविधान की क्या प्रकृति है, ये यूनिटेरी है या फिर फेडरल है। तो इस पर एक सवाल बनता है और कई बीपीएससी में इसे पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसी में हम तीसरा देखें तो प्रस्तावना, जो कि भारतीय संविधान का कुंजी है या उद्देशिका है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रस्तावना के प्रत्येक जो अक्षर हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उन मीनिंग्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद संविधान में जितने भी आज तक संशोधन हुए हैं उससे उत्पन्न विभिन्न वाद, जो डिफरेंट टाइप के जो रीट हैं, जो वाद हैं, ठीक है, तो उसके बारे में एक जानकारी रहना चाहिए। यह न सिर्फ मेंस परीक्षा के लिए बल्कि इंटरव्यू और पीटी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि संविधान में कहीं भी बेसिक कंसेप्ट का जिक्र तो नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण जो न्यायिक निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न समय में डिफरेंट प्रकार के जो वाद गए हैं कि संविधान को संशोधन कहाँ तक हम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कंसेप्ट आया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो मूल संरचना है, उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट पे जो चैप्टर है वो काफ़ी वाइटल है, और इसका अध्ययन हमें कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि इसका प्रभाव पूरे जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो बीपीएससी में पूछा जाता है प्रश्न, उस पर पड़ता है। तो इसका हमें ज़रूर अध्ययन कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद अब देखिए दूसरा चैप्टर में हमने नागरिकता को रखा है। नागरिकता में एक झलक हमें सबसे पहले यह देख लेना पड़ेगा कि भारत में नागरिकता संबंधी क्या प्रावधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया, कि किस प्रकार से यहाँ लोगों को नागरिकता मिलता है, कैसे इसे प्राप्त किया जा सकता है, और नागरिकता कैसे हम खो सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही वर्निंग इशू हमेशा से रहता है 10-20 सालों से, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में भी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि क्यों एक देश में 2 प्रकार की नागरिकता संबंधी कानून नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ कानून शरिया से डिफाइन होते हैं, तो एक देश में रहने वाले एक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। हाल फिलहाल में नागरिकता संबंधी जो भी विवाद हुए हैं, नागरिकता संबंधी जो 3 कानून विशेषकर हम यहाँ देखते हैं, कानून तो एक ही है,
CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसके निमित्त जो राष्ट्रीय नागरिक पंजी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, और इसके पूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा जो लाई गई थी राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इससे संबंधित जो ताज़ा विवाद हुए हैं, देश भर में धरना प्रदर्शन हुआ था, खास करके शाहीन बाग का आंदोलन आपने देखा होगा। तो इस संबंध में क्या कुछ प्रावधान है, जो सरकारी एक्ट है, जो अधिनियम है, और इसमें नागरिकों की क्या मांग है और किन मुद्दों पर अड़चन है जिसके कारण से गतिरोध बना हुआ है, तो इस संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नया मुद्दा है और बीपीएससी में नए मुद्दों को अधिकांशतः पूछा जाता है। तो इस बार संभावना बन रहा है कि ये नागरिक संशोधन अधिनियम से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहेगा बीपीएससी में। उसके बाद अगर संविधान की आत्मा की बात किया जाए तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के भाग 3 और भाग 4 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, और इसमें हम पढ़ते हैं मूलतः मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार एक व्यापक टॉपिक है, जिसमें हम मौलिक अधिकार के प्रकार, इसकी विशेषताओं को पढ़ सकते हैं और कहाँ तक इसकी आलोचनाएं हैं, मौलिक अधिकार में और कौन कौन सी चीज़ों को शामिल होना चाहिए जो इसमें नहीं है, और कहाँ तक इसके लिमिटेशंस हैं, तो उसको देखना चाहिए। फिर अभिव्यक्ति के अभी खतरे बराबर उठ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो मुद्दे हैं, तो यहाँ पर है कि अभिव्यक्ति की अत्यधिक स्वतंत्रता भी हो रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरे भी हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न उठ सकता है। लगातार आप देखते होंगे कि किस तरह से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दमन किया जा रहा है और कुछ लोग इसका लाभ उठाकर कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए निजता का अधिकार, जो राइट टू प्राइवेसी है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे हमें देखना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा बार बार हमारे जहन में उठता है और राज्य और देश की फिजाओं में घुला मिला रहता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता भी से भी संबंधित जो भी सवाल हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, और भारतीय संदर्भ में क्यों यह अभी वर्निंग इशू है, जिसको देखना जरूरी होता है। इसके बाद आप दूसरे टॉपिक के रूप में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें खास करके हम देखेंगे 1950 के बाद, 1950 के बाद जो भी 1950 के बाद जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी अनुच्छेद हैं, तो 1950 के बाद से इसका कैसे क्रियान्वयन किया गया और इन DPSP के माध्यम से कौन से कौन कानून बने हैं भारत में, ताकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सके। तो 1950 के बाद जो इसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस पर विशेष रूप से फोकस करना जरूरी है। उसके अतिरिक्त मौलिक कर्तव्य एक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रूस के संविधान से लिया गया था, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ लेना पड़ेगा कि हमारे हम नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। तो अभी कर्तव्यों की संख्या 11 है और प्रत्येक का क्या अर्थ होना चाहिए, और मौलिक कर्तव्य अगर है तो उनका क्या लिमिटेशंस है, इसमें और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और अगर कोई मौलिक कर्तव्य नहीं मानता है तो उन्हें किस प्रकार की सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब प्रावधानों के बारे में चर्चा काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये तीसरा चैप्टर हो गया। अब चौथे चैप्टर के रूप में हम यूनियन गवर्नमेंट को लेंगे, संघीय सरकार को। संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी कैसी चयन प्रक्रिया है, और क्या क्या कार्य, अधिकार और शक्तियां हैं राष्ट्रपति के, कैसे वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होते हुए भी इनके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, इनका सारा पावर जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री उपयोग करते हैं। तो क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है? इस संबंध में पिछले बार भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के क्या
तो कैसे एक रबर स्टाम्प है या वास्तव में ये शासन प्रमुख है, इसको आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आप पूरा भारतीय राष्ट्रपति के बारे में समझते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तैयार करते हैं, तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो भी अधिकार और शक्ति है उसका केंद्रीय मंत्रिपरिषद उपयोग करती है, परंतु भारत का राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है, इसके पास भी कई सारे अधिकार हैं। फिर भारत में जो संसदीय प्रणाली है, इस पर भी सवाल आता है। भारत में संसदीय प्रणाली जो संसद के हैं, इसमें खास करके आप देखिए तो राज्यसभा का जो औचित्य है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, तो 2 सदन में से जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका क्या औचित्य है, इस पर लगातार और बराबर सवाल उठते रहते हैं। तो राज्यसभा के औचित्य पर प्रश्न आपका होना चाहिए, इन चीज़ों को समझ में होना चाहिए। उसके बाद एक सवाल हमेशा जो है आता है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। जैसे कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता है, जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। तो भारत में क्या है? तो भारत में देखेंगे कि न्यायिक संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की स्थिति है, ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, दोनों तरफ से बैलेंस है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण जो हैं हमारी शासन प्रणाली के संसद को संप्रभु बनाता है और कौन कौन से लक्षण न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी के राज्य व्यवस्था में पूछा जाता है। उसके बाद 5वें चैप्टर के रूप में देखिए न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, कार्य और शक्तियों को पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्यों में जो होता है हाईकोर्ट के गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वर्तमान में देखिए जो न्यायिक सुधार है इसकी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि न्यायपालिका भी अब उस तरह से नहीं रह गया है। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले न्यायपालिका में भी दिखाई पड़ने लगे हैं और इनके जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें भी भाई भतीजावाद का आरोप लगा है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो न्यायिकों की भर्ती होती है तो उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो इस प्रकार जो जुडिशियल रिफॉर्म्स है यह एक बड़ा मुद्दा है देश के सामने, तो यहाँ से सवाल हो सकता है। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन। कोई भी संसदीय कानून है, सरकार द्वारा लाया गया एक्ट है, उसको जुडिशियल रिव्यू में कब लाया जा सकेगा, जुडिशियल रिव्यू के क्या प्रोविजन है। अगर अनुच्छेद, हालांकि सीधा सीधी तो भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन इसका कि कोई भी कानून यदि भारतीय संविधान को क्वैश कर रहा हो तो वहाँ पर अनुच्छेद 13 के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से सवाल आता है। उसके बाद एक नया टर्म है न्यायिक सक्रियता। जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य को करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो पा रहा है तो न्यायपालिका सक्रिय होकर यहाँ पर दखल दे रहा है, और न्यायपालिका का अधिक सक्रिय हो जाना ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 6ठे चैप्टर के रूप में देखिए केंद्र और राज्य संबंध है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। काफ़ी वाइटल टॉपिक है और ये चूंकि फेडरल नेचर का टॉपिक है तो यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो सबसे पहले संबंध को हमें समझना पड़ेगा। 3 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। और इन तीनों के कारण से राज्य और केंद्र के बीच जो टकराव है, तो टकराव से प्रश्न रहते हैं, किन मुद्दों पर लेके गतिरोध होता है। तो अभी देखिएगा कि अक्सर राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो टकराहट होता है वो किसी मुद्दों को लेकर होता है। उनमें सबसे जो बड़ा मुद्दा होता है वो होता है राज्यपाल को लेकर, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्रीय एजेंट के रूप में होता है, केंद्र का एजेंट के रूप में, और राज्यपाल के फैसलों को लेकर अक्सर राज्य में सवाल उठते रहते हैं। तो ये राज्यपाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है केंद्र और राज्य के संबंधों में कड़वाहट लाने के लिए। तो इन जो कड़वाहट है उसको कैसे दूर किया जा सके, तो इस संबंध में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रावधान है अंतर्राज्यीय संबंध। इंटरस्टेट रिलेशंस में हम देखेंगे कि इंटरस्टेट काउंसिल होते हैं और कई प्रकार के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है, राज्यपाल का सम्मेलन होता है, मुख्य सचिव का सम्मेलन होता है। इन सम्मेलन के माध्यम से, इसके अतिरिक्त कई सारे क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है। तो यहाँ पर
केंद्र राज्य संबंध काफ़ी वाइटल टॉपिक है, तो यहाँ से हमें पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए और काफ़ी गहराई से तैयारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अब देखिए प्रांतीय सरकार आ जाइए, तो स्टेट गवर्नमेंट में हम देखेंगे तो राज्यपाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल का ठीक लगभग शक्तियाँ जो है केंद्र में जो राष्ट्रपति है उसके समान होता है, तो इसका क्या गवर्नर का फंक्शन है और पावर है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। और राज्यपाल का पद क्यों विवादित हो जाता है, राज्यपाल पद को विवाद के घेरे से बचाने के लिए जो भी रिपोर्ट है, खास करके सरकारिया आयोग की रिपोर्ट या मदन मोहन पंछी आयोग की रिपोर्ट, उन रिपोर्टों को हमें ठीक ढंग से पढ़ना होगा। उससे पता चलेगा कि कैसे हम केंद्र और राज्य संबंधों में जो कड़वाहट होता है राज्यपाल के कारण, उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद विधान परिषद, चूंकि बिहार में विधान परिषद है, बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, एक सदनीय विधायिका है, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो विधान परिषद का क्या औचित्य है और इसका क्या कैसे गठन होता है, कैसे गठन होते हैं, कौन इसके मेंबर हो सकते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, इन सारे चीज़ों को हमें जान लेना जरूरी होता है। उसके बाद चूंकि राज्य का सबसे बड़ा शासन का स्रोत बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इन सब चीज़ों को तो हमें जानना ही जानना है। इसके साथ ही इनकी उपलब्धियों को जान लेना काफ़ी जरूरी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अचीवमेंट, तो वर्तमान सरकार के बारे में देखा जाए तो काफ़ी सारे अचीवमेंट हुए हैं, खास करके महिला सशक्तिकरण और जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा है और सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, इन सबों में बिहार सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनको हम काफ़ी बेहतर तरीके से हमें पढ़ना होगा और इसके जानने होंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो भी पंचायतों में आरक्षण या फिर 7 निश्चय बिहार सरकार के हैं, तो इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर चूंकि सरकार 3 प्रकार के होते हैं, तो आपने देखा है केंद्र संघीय सरकार और फिर राज्य प्रांतीय सरकार, और उसी प्रकार स्थानीय सरकार भी होते हैं। तो स्थानीय सरकार के संबंध में जो पंचायत और नगर पालिका है, तो पंचायत और नगर पालिका में जो इसमें सबसे पहले तो संवैधानिक प्रावधान को देखना पड़ेगा और पंचायती राज व्यवस्था, इसका इतिहास, इसकी संरचना, इसकी उपलब्धियां और चुनौतियां। तो प्राचीन काल से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था रही है, परंतु उसको संवैधानिक मान्यता मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जाके। तो 1992-93 में जो संवैधानिक मान्यता मिली है, तो उसके लिए फिर उसको ठीक ढंग से बिहार में लागू करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। तो इनके बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों को हमें अच्छी ढंग से पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ 73वां संविधान संशोधन जो है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त 73वां के साथ साथ हमें 74वां को भी एक नज़र देख लेना पड़ेगा, क्योंकि 73वां जहाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वहाँ 74वां क्या है, तो ये नगर निकाय से संबंधित है। तो नगर निकाय में अभी देखिए आज ही नगर निकाय का जो आया है कि पहले क्या होता था कि ग्राम पंचायत के मुखिया वो चुने जाते थे डायरेक्ट, और बाकी पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और जिला परिषद के सदस्य ये सब भी डायरेक्ट चुने जाते थे। और वे लोग फिर पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख को चुनते थे, जिला परिषद के सदस्य जो है वो जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनते थे। परंतु आज के समाचार पत्रों में अगर हम देखेंगे तो ये नगर निकाय के मेयर और डिप्टी मेयर, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, क्योंकि जो वार्ड काउंसलर होते थे वही लोग चुनते थे। परंतु आज ये प्रावधान आया कि इनके भी जो मेयर हैं, तो मेयर का चुनाव जो है डायरेक्ट होगा, यानी जनता ही चुनेंगे। जिस तरह से ग्राम पंचायत में मुखिया को डायरेक्ट लोग वोट देते हैं, उसी प्रकार से मेयर और डिप्टी मेयर को डायरेक्ट वोट देंगे। तो इस तरह से स्थानीय सरकार के बारे में बिहार राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लगातार सवाल पूछा जा रहा है और अभी भी पूछे जाने की संभावना है। तो पंचायती राज संस्था के बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी अधूरा रहता है, तो इसको देखना जरूरी है। फिर आइए, चूँकि भारत में जो लोकतंत्र है और संविधान के द्वारा जो सरकार चयनित होता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग हर 5 वर्षों में चुनाव करवाती है, सरकार का चयन करती है, और सरकार के चयन में प्रमुख भूमिका जो है वो राजनीतिक दल निभाते हैं, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा होता है और अपने एजेंडों के साथ चुनाव में उतरती है। जनता को जिन राजनीतिक दल के एजेंडे पसंद आते हैं उसको सरकार चुनती है। तो राजनीतिक दल और चुनाव आयोग का दोनों का अध्ययन काफ़ी जरूरी है।
तो इसमें हम प्रमुख रूप से जो जानकारी प्राप्त करने वाली जो टॉपिक है तो उसमें है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, दलीय व्यवस्था, उसके बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से प्रमुख दल हैं, उनमें से राष्ट्रीय दल कौन है, क्षेत्रीय दल कौन है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि वर्तमान में अब देखिए कि कोई एक पार्टी की सरकार बन नहीं पाती है और खास करके जो भी गठबंधन की सरकार बनती है और उस गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है, तो इनकी भूमिकाओं को हमें देखना पड़ेगा। खास करके ये प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाते हैं, तो दबाव समूह के रूप में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आज के डेट में काफ़ी एक बड़ी भूमिका अदा कर रही है, तो इसको हम देखेंगे। फिर गठबंधन सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गठबंधन सरकार में क्या प्रोविजन है, कैसे गठबंधन सरकार बन सकता है, इसका जो है CMP क्या होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो इन सब के बारे में। फिर जो है चुनाव के संबंध में क्या कानून है और किस प्रकार के चुनाव सुधार हो रहे हैं और आगे भी क्या चुनाव सुधार होने चाहिए, जैसे कि इसमें EVM है, तो EVM के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। EVM से संबंधित विवाद को भी हमें समझना होगा। फिर दल बदल कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52वां संविधान संशोधन में दल बदल कानून के बारे में ये दिया गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। फिर मतदान व्यवहार, जो जनता का जो वोटिंग बिहेवियर है किस प्रकार से, तो बिहार में आप देखिएगा कि विशेषकर जाति और धर्म का मुद्दा काफ़ी अधिक चलता है, भारत में भी चलता है, तो ये वोटिंग बिहेवियर को भी दर्शाता है। और दबाव समूह को इसमें देखना है, तो छोटे राजनीतिक दल या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन से लेके जो बुनकर या किसी प्रकार का जो कास्ट सिस्टम है, ये भी हमें दबाव समूह के रूप में भारतीय राजनीति में रोल अदा करते हैं। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, भारत में जाति की राजनीति, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया एज वेल एज बिहार। तो बिहार में और भारत में जो जाति की राजनीति है, इस पर BPSC ने कई बार प्रश्न पूछा है। इवन कि इस प्रश्न को जितना बार पूछा गया है, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि क्यों इस प्रश्न को इतना बार पूछा गया है। तो बिहार में जो जाति की राजनीति है, इस पर एक क्वेश्चन तैयार करना है कि किस तरह से प्रारंभ में अगड़ी जातियों के पास ही सत्ता रहती थी, बाद में पिछड़ी जातियों में जागरूकता आई, तो किस प्रकार से पिछड़ी जाति जो सत्ता पर हावी हो गए, इस संबंध में एक प्रश्न जिसमें कि लोहिया से लेके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तक इसमें आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में 11वां जो टॉपिक है, इस पे मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को रखा गया है, क्योंकि भारत और दुनिया में मानवाधिकार का बहुत सारे हनन होते हैं और इससे क्या ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सीधा तौर पर हमारे जो संविधान का मौलिक अधिकार है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को हम देख लेंगे। तो ये आपका कुल मिला के भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी सिस्टम के सारे टॉपिक हुए। इन टॉपिक के बारे में हम अच्छी ढंग से तैयार करेंगे और बढ़िया प्रिपरेशन के साथ परीक्षा में जाएंगे। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। तो सेक्शन 2 में भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के मिले जुले प्रश्न रहते हैं, जिसमें से अब देखिए कि 4 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो 4 प्रश्न में से 3 का जवाब देना रहता है, ठीक ऊपर के ही जैसा 3 का जवाब देना रहता है। और प्रत्येक सेक्शन, प्रत्येक प्रश्न के लिए 38 नंबर निर्धारित रहते हैं और 38 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 114। यानी इस सेक्शन में भी हमें 114 नंबर अधिकतम पूर्णांक होते हैं, जिनमें से हम अगर सारे 3 प्रश्न को लिख दिए तो आमतौर पर इसमें 75 से 90-95 नंबर उठाया जा सकता है। तो भूगोल अर्थव्यवस्था में अगर प्रश्नों का पैटर्न देखें तो आमतौर पर भूगोल, विशुद्ध रूप से भूगोल से 1 प्रश्न रहता है और बाकी 3 के 3 प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से रहते हैं, और इस तरह से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी भूगोल का बहुत कम इम्पैक्ट होता है। और ये भी जो 1 प्रश्न रहता है तो उसमें भी अर्थव्यवस्था का पुट मिला हुआ रहता है। तो भूगोल की विशेष चिंता इसमें नहीं करना है, विशेष फोकस यहाँ अर्थव्यवस्था पर करना है। परंतु जो सिलेबस में हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का हम फिर से एक ट्रेंड एनालिसिस किए तो देखें कि इसमें भूगोल के कुल मिला के ये 10-11 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें भारत का प्राकृतिक विभाजन है, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि
6 भाग में बांटता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में दक्कन का पठार, बीच में मध्यवर्ती मैदान, फिर मरुस्थल है। उसके बाद तटवर्तीय जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट है, और द्वीपीय प्रदेश, ये 6 भाग है, इसको हम देखेंगे। फिर बिहार का भी प्राकृतिक विभाजन हम देखेंगे। बिहार गंगा नदी बीचों बीच विभाजित करती है। उसके बाद किस प्रकार से मिट्टी के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, तो इसको हम देखेंगे। फिर भारत की मिट्टियों के बारे में देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, तो उसको भी देखेंगे। फिर बिहार की मिट्टियों को देखेंगे, कौन कौन से जिला में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसको देखेंगे। फिर भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में एक नज़र हम डाल लेंगे। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में एक नज़र डालेंगे। और ठीक उसी प्रकार भारत के जो वन संसाधन हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, और जो पर्यावरण संरक्षण है किया जा रहा है देश दुनिया के द्वारा, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। भारत की प्राकृतिक विविधता और आर्थिक विषमता, क्योंकि भारत का जो भूमि है वो एक समान नहीं है। उत्तर में अगर हिमालय है तो दक्षिण में पठार है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं घने जंगल है, कहीं बहुत कम बारिश होती है तो कहीं सबसे दुनिया का सर्वाधिक वर्षा होता है मासिनगाम चेरापूंजी में। तो इस कारण से जो प्राकृतिक विविधता आया है, उससे जो है आर्थिक विषमता को जन्म हुआ है। इससे बीपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुकी है, तो यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे। फिर क्षेत्रीय विकास का मुद्दा आता है। क्षेत्रीय विकास को भी हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जो ब्लॉक वाइज कैसे विकास किया गया है। फिर आपदा प्रबंधन आज के डेट में बहुत बड़ी इसकी भूमिका है और बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपदा के कारण जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है, और आपदा से हमें किस प्रकार से निपटनी चाहिए, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद, तो इसके संदर्भ में हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर बिहार में आपदा की बात करें तो सबसे बड़े आपदा के तौर पर इसकी भविष्यवाणी आप हमेशा पहले से कर सकते हैं कि बिहार में बरसात के दिनों में बाढ़ आएगी ही आएगी, और बाढ़ आएगी और सूखा भी आएगी। बिहार का जहां उत्तरी भाग में बाढ़ आती है, वहीं दक्षिणी भाग में सूखा आता है। तो बाढ़ और सूखा दोनों एक साथ जो समस्या आता है, फ्लड एंड ड्राउट प्रॉब्लम्स इन बिहार, तो ये बिहार के विकास में बहुत बड़े बाधक तत्व हैं। तो इनकी जो समस्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है, इन चीज़ों को हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम बिहार सरकार में ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो समस्याओं को हम समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन को भी ढूंढेंगे। अब आ जाइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था के शुरुआती जो चरण हैं, किस प्रकार से इसका विकास हुआ अंग्रेजी काल से अब तक, इस पर एक ओवरव्यू जरूरी है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, इसको देख लेंगे। ठीक है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी एक अध्ययन कर लेंगे। और भारत में विकास के लिए जो आर्थिक नियोजन, खास करके योजना आयोग और नीति आयोग का जो मिला जुला प्रयास रहा और उससे किस प्रकार का विकास हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेंगे। फिर अभी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक कोरोना महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है और किस तरह से इससे निकलने में उबर पाया है, और क्या इसके लिए और सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये एक प्रश्न है। फिर एक बहुत ही वाइटल टॉपिक है कृषि। कृषि से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता ही रहता है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं और इसकी समस्याएं, खास करके जो इसका भारतीय कृषि का पिछड़ापन है और उसका क्या निदान हो सकता है, इससे संबंधित एक टॉपिक आपको तैयार करना होगा। एक पूरा ये चैप्टर है। इस चैप्टर में और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन, बिहार सरकार द्वारा जो कृषि रोड मैप है उसके बारे में देख लेंगे। इंद्रधनुषी क्रांति क्या है उसको देख लेंगे। कृषि विपणन, जो कृषि उत्पादों का मार्केटिंग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। समेकित ये पश्च फसल प्रबंधन, यानी फसल कटाई के बाद का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, इसमें खास करके बिहार पिछड़ा है और अपना देश भी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ापन के शिकार है कि किसानों को फसल उपज के बाद जो है या तो सड़क पर फेंक देना पड़ता है या खड़ी गन्ने के खेत में आग लगा देना पड़ता है। तो इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है कि भाई मार्केट में 40-50 रुपये केजी सब्जी मिल रहा है और किसानों के खेत में कोई 2 रुपये केजी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फर्स्ट
पश्च फसल प्रबंधन यानी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है समेकित राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी समस्त मंडियों को अगर हम इंटरनेट से जोड़ दें तो खरीद बिक्री आसान हो जाएगा। इससे संबंधित एक बड़ा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर के हमेशा किसान और सरकारों के बीच विवाद चलते रहता है, तो इसको भी देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो करार है और उसमें जो सब्सिडी है, तो इसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है वो भारतीय कृषि के लिए है, तो उसके क्या प्रावधान है और भारत सरकार और भारतीय कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखते हैं। अब देश में एक और वर्निंग इशू हमेशा बना हुआ रहता है कि किसान आत्महत्या करते हैं। वो खेती के लिए कर्ज लेते हैं परंतु उस कर्ज की भरपाई नहीं हो पाते, जिसके कारण जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका क्या कारण है और इसके क्या निदान हो सकते हैं फार्मर सुसाइड के तो ये हमें तैयार करना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित मुद्दे हैं, अनुबंध कृषि। तो अनुबंध कृषि कैसे किया जाता है, किस प्रकार के अनुबंध होते हैं किसानों और कंपनियों के बीच में, इन मुद्दों को हमें समझना जरूरी है। और तभी हम समझ पाएंगे जो नए 3 कृषि कानून हुए थे, जिसमें एक MSP से जुड़ा हुआ था, एक अनुबंध कृषि से जुड़े हुए थे, और इसको लेकर क्यों किसान आंदोलन करने लगे और किस प्रकार का प्रावधान किसानों के हित में नहीं थे और क्यों सरकार को पुनः इस तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, इसे हमें गहराई से समझने की जरूरत है और ये प्रश्न निश्चित तौर पर आने वाले BPSC में पूछा जाएगा। फिर किसानों के पास जो भी समस्याएं हैं उसका एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। बिहार में ये तो तुरुप का पत्ता सिद्ध हो सकता है और बिहार सरकार जो कृषि रोड मैप है उसके माध्यम से इस पे काम भी कर रही है। उसके बाद बिहार में जो भूमि सुधार का मुद्दा है वो बरसों से लंबित है और लगातार सरकारें आती है जाती है, काम भी कुछ कुछ होता है, परंतु पूरी तरह से भूमि विवाद को निपटारा करने में आज तक जो है अक्षम रहा है। तो क्या भूमि सुधार से संबंधित मुद्दे हैं, इसको भी हमें देखना है। फिर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा, चूंकि आप देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहाँ पर देश की स्थिति हमेशा 100 से भी नीचे रहता है, रैंक जो इसका रहता है 100 से नीचे रहता है। तो खाद्य सुरक्षा हमें सभी नागरिकों को मुहैया कराना है और उसके लिए जन वितरण प्रणाली कितना कारगर उपागम है, और इस हेतु जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट जो है 2013 में आया था, तो वो कहाँ तक प्रभावी सिद्ध हुआ है इसके बारे में हमें जानना है। इसके अतिरिक्त आप 5वें टॉपिक के बारे में सतत विकास, समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दे हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। फिर गरीबी बेरोजगारी, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जब तक हम गरीबी बेरोजगारी के बारे में नहीं पढ़ेंगे और महंगाई और मुद्रास्फीति के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है इकोनॉमिक्स का ज्ञान अधूरा रहेगा। तो ये दोनों टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके कारण, इसके क्या निदान हो सकते हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में PV नरसिंह राव की सरकार ने व्यापक तौर पर LPG की नीति लाई थी। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यह भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, BPSC में भी पूछा गया है, तो इसको भी हमें तैयार करना पड़ेगा। फिर आइए 9वें टॉपिक के रूप में उद्योग जगत। तो इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम देखें तो बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन क्यों है, कौन कौन से कारण हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर भारत में बिहार में औद्योगिक विकास की बात किया जाए तो इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें पोटेंशियल है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद MSME को लेकर भारत सरकार काफ़ी गंभीर है, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस, तो इसके लिए भी हमें तैयारी कर लेना होगा। उसके बाद GST का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका करंट में भी क्वेश्चन था, यहाँ भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। फिर बिहार में काफ़ी सारे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं और काफ़ी सारे टूरिज्म पोटेंशियल है, परंतु यहाँ पर अधिक पर्यटक नहीं आते हैं, तो बिहार में पर्यटन की क्या संभावना है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है, इसको भी देखना है। और बिहार की पर्यटन में 4 चांद लग जाता है कि अगर इसमें पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन जाता है तो पटना की आबादी के लिए भी तो एक तरह से बहुत फायदेमंद होगा, और साथ ही साथ
जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार होगा और पटना के क्षेत्रीय विस्तार में भी काफ़ी मदद मिलेगा। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि किस प्रकार की परियोजना है और कहाँ से कहाँ तक ये बनना है और क्या इससे फायदे होंगे। उसके बाद वर्तमान बिहार सरकार द्वारा बिहार के विकास हेतु जो 7 निश्चय, इसके 2 पार्ट हैं, 7 निश्चय 1 और 2। तो 1 के क्या क्या रिपरकेशन रहे हैं और 2 में कौन कौन से प्रावधान हैं, तो 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर एक क्वेश्चन हम तैयार करेंगे। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, तो पूरी देश की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, परंतु बिहार के बारे में देखा जाए तो यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो उसमें हम जनसंख्या या अभिशाप है या वरदान है यह तो कह नहीं सकते हैं, परंतु जो भी हो, अगर इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकिकी लाभांश हमें प्राप्त हो जाता है तो हम ये जनसंख्या वृद्धि का जो समस्या है, इस समस्या को हम अवसर में बदल सकते हैं। और इसके लिए हमें जो युवा हैं, जो भारी जनसंख्या हैं, उनका कौशल विकास करना पड़ेगा, उसे हुनरमंद बनाना पड़ेगा। तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त देखिए कि बिहार सरकार अभी वर्तमान में सामाजिक सुधार कार्यक्रम को काफ़ी बढ़ावा दे रही है और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसे दूर करने का। तो फिलहाल जो भी 2-3 कुरीतियाँ हैं उसके बारे में हमें जान लेना है। एक शराबबंदी है, दूसरा दहेजबंदी है और तीसरा बाल विवाह पर रोक है। तो इसके बारे में हम अच्छे ढंग से प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अब आइए पेपर 2 के तीसरे सेक्शन पर बात करते हैं। तीसरा सेक्शन जो होता है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का होता है और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न में से आपको जवाब देना है मात्र 2 का और प्रत्येक प्रश्न के पीछे 36 नंबर इसमें होते हैं और 36 दूना 72, यानी यहाँ से आपको जो 72 नंबर के प्रश्न होते हैं और 2 ही प्रश्न लिखना होता है। और आमतौर पर इसे अंतिम समय में लिखते हैं तो विद्यार्थियों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, परंतु जो 2 प्रश्न लिखना है उसका क्रक्स को हम यदि बढ़िया बेटर तरीके से समझ गए तो काफ़ी शॉर्ट में, कम शब्दों में भी अच्छा हम लिख सकते हैं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी लगभग हमने कुछ टॉपिक को डिसाइड किया है। कुल मिला के 10-11 टॉपिक हैं, तो इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम कुछ आम समझ विकसित करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन को लेकर, क्या संबंध है दोनों में। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है। फिर जो है पूरी दुनिया में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से ग्लोबल वार्मिंग का जो मुद्दा है और इसके क्या कारण हैं और क्या इसका परिणाम हो सकता है, इनको हम देखेंगे। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का जो एक परिणाम है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो जलवायु परिवर्तन के रूप में आता है। और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा पृथ्वी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है, तो इसको हमें देखना होगा, समझना होगा। और इन सब चीज़ों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है जलवायु परिवर्तन पर आधारित सम्मेलन है, खास करके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो UNFCCC का क्या एफर्ट है, तो ये पक्षकार देशों का सम्मेलन करती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP। तो विभिन्न प्रकार के COP जो तब से लेके 1994-95 से लेके अब तक हुआ है, तो उसको हमें देखना है। फिर ओजोन क्षरण के मुद्दे को भी समझना है, ओजोन डिप्लेशन। फिर पोल्यूशन को भी हमें विस्तार से समझना है, क्योंकि पोल्यूशन का मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी घातक प्रभाव पड़ता है। हम रहते हैं जिस स्थान पर कचरा फैलाते हैं, उस कचरा का कैसे प्रबंधन होना चाहिए, तो यहाँ भी इसको हम देखना पड़ेगा। फिर है जैव प्रौद्योगिकी। आज बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, बायोटेक्नोलॉजी से ही कोरोना का वैक्सीन बना है। तो बायोटेक्नोलॉजी का क्या कंसेप्ट है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, खास करके जेनेटिक इंजीनियरिंग। और GM क्रॉप्स क्या है या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है, कैसे इसे तैयार किया जाता है, इससे संबंधित क्या विवाद है, क्या इशू है, इसको देखना पड़ेगा। फिर बायो फर्टिलाइज़र, ये ज़रूरी है
अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर जरूरी है। फिर उत्तक संवर्धन से किस प्रकार से हम पौधे के किसी भाग से भी संपूर्ण पौधा को तैयार कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर, उसको समझना है। फिर स्टेम सेल प्रौद्योगिकी जो है, इसे भी जानना जरूरी है कि कैसे स्टेम सेल के माध्यम से हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझना है। फिर हमशक्ल के बारे में जानना है कि कैसे हमशक्ल बनाते हैं, क्लोनिंग। फिर जीन चिकित्सा क्या होता है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर कहें तो मानव जीनोम परियोजना। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, इस पर एक कंसेप्ट हमें डेवलप करना होगा और इसको हम समझ लें तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट से जो सवाल पूछे जाते हैं तो उसका हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। फिर आ जाइए तीसरे टॉपिक में, एनर्जी। चूँकि ऊर्जा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और संपूर्ण विश्व ऊर्जा के लिए लड़ाई करते रहता है, ऊर्जा की खोज में लगे रहते हैं। तो ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ये सभी टर्म है, इसको समझना पड़ेगा। और ऊर्जा संकट का क्या कारण है और किस प्रकार का स्वरूप है और क्या समाधान हो सकता है, खास करके भारत में, तो इसको हम देखेंगे। फिर भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का कैसे विकास हो सकता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसका एक विकल्प हो सकता है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का क्या स्वरूप है और कहाँ तक इसका विकास हुआ है और किस किस प्रकार के इसमें कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं और क्या इसके इथिकल पहलू हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर आ जाइए चौथे चैप्टर में, डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी, चूँकि हर देश की अपना एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है ताकि उसकी राज्य की सीमा, संप्रभुता और वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, तो हम भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। भारत की रक्षा नीति और क्या कौन कौन से कार्यक्रम हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्षा नीति और कार्यक्रम की बात करें तो वो तब तक अधूरा है जब तक हम डीआरडीओ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीआरडीओ ही सारे साजो सामान बनाती है सैनिकों के लिए, जो भी हथियार वगैरह होते हैं, तो डीआरडीओ के बारे में जानना पड़ेगा। और फिर भारत का धाक जो है पूरी दुनिया में मिसाइलों के कारण है। अभी तक भारत अग्नि सीरीज में ऐसे ऐसे मिसाइल बना चुके हैं जो अंतर महाद्वीपीय है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकता है। तो इसके लिए 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा IGM-DP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में संपूर्ण जो भी सीरीज है मिसाइलों के, उसको हम समझेंगे। ठीक उसी प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर में हम स्पेस टेक्नोलॉजी को रखें, क्योंकि भारत जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व के विकसित देशों की कतार में है और कई मामलों में तो पहला दूसरे श्रेणी पर आ गए हैं। तो इसमें हम भारत में जो अंतरिक्ष की उपलब्धियां हैं, अंतरिक्ष में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उसका एक आलेख तैयार करेंगे और देखेंगे कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए हैं और भविष्य में भी क्या संभावना है। और थोड़ा सा एक झलक हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में भी जानेंगे। तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया। फिर उसी प्रकार आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी इसके टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का कहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो रक्षा में करेंगे, उद्योग में करेंगे, स्वास्थ्य में करेंगे, प्रशासन में करेंगे और कई सारे अन्य क्षेत्रों में इसका हम अनुप्रयोग कर सकते हैं। खास करके ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ पहलू है, तो इसको कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, तो ये हो गया। फिर थोड़ा सा अगर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो कंप्यूटर तथा इंटरनेट प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ कुछ टर्म है जैसे रोबोटिक्स या बिग डाटा या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, तो उसको भी देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत काफ़ी हार्ड है। फिर आ जाइए नेक्स्ट जो है नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो अब जो फ्यूचर जो होगा वो नैनो टेक्नोलॉजी का होगा। जो बड़े बड़े हम वस्तुएं देखते हैं वो काफ़ी छोटे चीज़ों में बदल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमारा लैपटॉप जो है वो चीनी के दाना के बराबर आ सकता है और मोबाइल फ़ोन हम अपने शरीर में भी फिट कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जबकि उसकी इफ़िशियंसी
इससे काफ़ी गुना लाखों में होगा, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी होगा और ऐसे ऐसे इफेक्टिव चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा अभी विकास नहीं हुआ है, तो इसका क्या अवधारणाएं हैं और इसमें क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम एक सवाल देखेंगे। और भारत में अब तक नैनो टेक्नोलॉजी का क्या विकास हुआ है, तो ये भी जरूरी है। उसके बाद जैव विविधता, यह भी एक टॉपिक है, काफ़ी बर्निंग इशू रहता है जैव विविधता को लेकर। पृथ्वी पर इतने प्रकार के जो जीव जंतु फ्लोरा और फौना है, तो वो कैसे है और किस प्रकार से इसका विलोपन हो रहा है, यानी ये लुप्त हो रहा है, इसके संबंध में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैव विविधता की अवधारणा को समझेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जैव विविधता के, दुनिया के तौर पर भी देख लेंगे, भारत के क्षेत्र में हम काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। और इसमें जो हॉट स्पॉट होते हैं, तो हॉट स्पॉट क्या है, इसका कंसेप्ट को देखेंगे। अभी लगातार जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, इसके कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों का पहचान करेंगे और फिर जैव विविधता का कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए, तो इसको भी हम देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर 9वें टॉपिक की बात करें तो यहाँ सतत विकास की बात हम देखेंगे। सतत विकास में हम सबसे पहले कंसेप्ट को देखेंगे, किस तरह से आवर कॉमन फ्यूचर नामक पुस्तक में जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे ब्रटलैंड, तो उन्होंने दिया था और फिर बाद में ये काफ़ी विकसित हो गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अडॉप्ट किया। सतत विकास लक्ष्य 17 जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूची जारी की है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो उसके बारे में हमें जानना है। फिर 10वें टॉपिक के बारे में बात करें तो ये सबसे आज के दिनों में सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है, मानव स्वास्थ्य पर। चूंकि खतरे आज के दिनों में काफ़ी अधिक है, तो मानव स्वास्थ्य के क्या क्या खतरे हैं, उन खतरों से कैसे हम निपट सकते हैं, कौन कौन से रोग हैं और कैसे उसका उपचार हो सकता है, इन सभी पहलुओं को विस्तार से जानने की ज़रूरत है। ह्यूमन हेल्थ, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें हम मोटे तौर पर देखें कि मानव के समक्ष अभी जो बड़े बड़े रोग हैं, तो उसमें से कैंसर है, एड्स है, डायबिटीज है, मलेरिया है, और सबसे बड़ा आधुनिक काल में जो संकट खड़ा लेकर आया है वो है कोरोना। तो कोरोना के एक एक पहलू को हम बढ़िया से समझेंगे और उसके निदान और उसके जो वैक्सीन है, तो वैक्सीन के बारे में भी समझेंगे। उसके बाद भारत में जो स्वास्थ्य प्रणालियां हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और कौन कौन सी प्रगति हुई है, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और फिर जो है 11वां टॉपिक के रूप में होल एंड सोल विज्ञान प्रौद्योगिकी पर जो सवाल पूछा जाता है, आप अगर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो कई प्रश्न में क्या करेंगे कि कुछ 2-4 समस्याओं को दे देंगे और उन समस्याओं को कहेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से आप कैसे जो है कम से कम 2-2, 3-3 आइडिया दीजिए कि कैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी या पर्यावरणीय समस्या है, उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे हम दूर कर सकते हैं, तो इसका जो है तरीका और समाधान आपको सुझाना होगा। तो इस प्रकार से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने सारे टॉपिक कर लेने के बाद आप 2 क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं, इवन कि बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी हमने इस पूरे कार्यक्रम में जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 2, सामान्य अध्ययन पत्र 2 का चर्चा मैंने किया है और इसके अंतर्गत जो 3 सेक्शन है, राज्य व्यवस्था, भूगोल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसका डिटेल सिलेबस पर चर्चा किया है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, ये आप देखिए, इन सभी को आप तैयार कीजिए। ये भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा हुई है और फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा हुई है। तो इस तरह से हम पूरा सेकेंड पेपर का ये काफ़ी डिटेल सिलेबस है और पूरा पर अगर हम क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छे ढंग से आप लिख कर आएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से लिख कर आएंगे। तो ये हमारा करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी की प्रस्तुति थी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा और किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, तो हम समझेंगे कि हमारा कार्य सार्थक हुआ। तो आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।